Hello, my dear future doctors. Myself, Dr. Manpreet Sia. Welcome to the fourth episode of Physiology. Today, we are talking about the transport molecules and used in physiology and SGLT and GLT molecules. मतलब ट्रांसपोर्टर्स बेसिकली, ठीक है। SGLT एंड GLT ट्रांसपोर्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स की। ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स से पहले एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। वी हैव अ टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम एक्टिव क्यों है? बिकॉज इट यूजेस ATP, एनर्जी चाहिए इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और पैसिव ट्रांसपोर्ट डू नॉट यूजेस ATP। ये अपन पढ़ते थे छोटी क्लासेस में। नाउ वी आर गोइंग थोड़ा बहुत डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, ठीक है। वो ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपको कि ATP यूज्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ATP नहीं, पुराना था। थोड़ा सा डीप चलते हैं अपन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरियर प्रोटीन्स एंड द चैनल प्रोटीन्स। सबसे पहले नाम से क्लियर है, कैरियर प्रोटीन्स ऐसी चीज जहां पर प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट है, कैरियर, ठीक है। बॉर्डर पार करने के लिए अपन को कैरियर चाहिए। और दूसरा है चैनल प्रोटीन, वेयर वी क्रिएटेड चैनल्स, जिसके थ्रू जो सोडियम है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो पार कर जाएगा मेम्ब्रेन को, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स में क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपका एक मॉलिक्यूल है, इसको मुझे पार करवाना है मेम्ब्रेन की, तो आई नीड समथिंग विच अटैचेस टू दिस। ये क्या है मेरा? CP। व्हाट डू यू मीन बाय CP? दिस इज कैरियर प्रोटीन, दिस इज माय सब्सटेंस। अब जब मैं इसको मिलाऊंगा, इसका शेप कैसा हो जाएगा? कुछ इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि दोनों बाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको मिलाया, ये कुछ ऐसा बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले तो पहली चीज तो क्या हुई यहाँ पे? बाइंडिंग। सबसे पहले तो बाइंडिंग हो गई, ठीक है। सबसे पहले कैरियर प्रोटीन से आपका जो सब्सटेंस है वो बाइंड कर चुका। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेंज इन शेप। चेंज इन शेप, जो मेरा मॉलिक्यूल है उसकी शेप चेंज होगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो चीज़ है, ये जो चैनल जो आपका कैरियर प्रोटीन वाला मॉलिक्यूल है या फिर कैरियर प्रोटीन वाला ट्रांसपोर्ट है, दिस विल हेल्प इन बोथ एक्टिव और साथ ही साथ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, ठीक है। कौन सा वाला? जो आपका कैरियर प्रोटीन है, जो उसके अंदर साइज चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चैनल प्रोटीन। सबसे पहले तो एक चीज जान लो, इसके अंदर कोई ऐसा प्रोटीन नहीं है जो इसको आके बाइंड करके इसको जाके मेम्ब्रेन के पार करवाएगा। इसके अंदर देर इज नो बाइंडिंग। सबसे पहला पॉइंट तो देर इज नो बाइंडिंग, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अगर बाइंडिंग नहीं होगी तो शेप भी चेंज नहीं होगा। सो देर इज नो चेंज इन शेप, नो चेंज इन, ठीक है, देर इज नो चेंज इन शेप। इसको सिंपल सी भाषा में ये है कि इन केस अगर मान लो कि आपको एक बॉर्डर है, उसको पार करना है, ठीक है। यू हैव टू पार द बॉर्डर, पार मतलब क्रॉस द बॉर्डर बेसिकली। सो यू हैव टू क्रॉस द बॉर्डर। तो अब क्या हुआ, आपके पास दो चीज़ें, या तो आप किसी आदमी से मिल जाओ जो आपको बॉर्डर पार करवा दे, या फिर आप एक ऐसी टनल ढूंढो जिसके थ्रू आप बॉर्डर पार कर लो। यू सी बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान में कैसे सलमान खान बॉर्डर के नीचे से जाता है, एक चैनल क्रिएटेड कर रखा है, ठीक है, तो वो चला गया। लेकिन यू ऑल्सो सो धुरंधर। धुरंधर में क्या होता है? अ पर्सन चेंज इज आइडेंटिटी टू क्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल दोनों बॉलीवुड ने दे रखे हैं, चैनल प्रोटीन का भी और कैरियर प्रोटीन का भी। सो हु इज अवर कैरियर प्रोटीन? मेरे को बता दो। कैरियर प्रोटीन इज योर धुरंधर, योर धुरंधर, एंड चैनल प्रोटीन इज योर बजरंगी भाईजान, बीबी, ठीक है। होप यू विल नॉट फॉरगेट दिस। लेकिन इस सब में मेरे को सिर्फ एक चीज याद रखनी है, हु विल चेंज द शेप एंड हु विल नॉट चेंज द शेप, ठीक है। बाइंडिंग हाइडिंग सब कुछ अलग है, याद रखो। चैनल प्रोटीन डज नॉट चेंज द शेप एंड कैरियर प्रोटीन चेंज द शेप, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है? इफ आई हैव अ मेम्ब्रेन लाइक दिस, ये मेरे पास मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। दिस इज बहुत सारी हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? द मॉलिक्यूल्स विल ट्रांसफर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। यहाँ से मॉलिक्यूल्स ऐसे ट्रांसफर कर जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। इसका एग्जाम्पल देख लो। यू ऑल नो दैट आपकी बॉडी के अंदर जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और जब भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन के फॉर्म में, चाहे वो कैपिलरीज से हो, चाहे वो लंग्स से हो, चाहे वो सेल के अंदर हो, हर जगह CO2 और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन।
नेक्स्ट बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसकी अपन ने पहले ही बात कर ली थी, जिसमें अपन ने कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन की बात की थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस इधर अलग से इसलिए बात की थी क्योंकि ये दोनों जो है वो फैसिलिटेटेड के टाइप के हैं। अगर ये किसके अंदर, देखो मैं इधर अपन एक लाइन याद की थी, हेल्प इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव। अगर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहे हैं तो कौन सा ट्रांसपोर्ट इसको यूज कर रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूज कर रहा है इसको। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन आल्सो डज नॉट रिक्वायर एटीपी। ये तो सिंपल सा लॉजिक है बट फिर भी लिख लेते हैं, डज नॉट रिक्वायर एटीपी। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी और सिंपल डिफ्यूजन है, दोनों के दोनों को एटीपी नहीं चाहिए। यहां पर बात करते हैं कैरियर प्रोटीन की और चैनल मीडिएटेड प्रोटीन की। इसके अंदर चैनल मीडिएटेड की बात की थी बजरंगी भाईजान की। इसके अंदर 3 टाइप के चैनल्स हैं जो कि आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना जरूरी है। विच आर 3? दिस आर योर वोल्टेज गेटेड चैनल, योर लाइगेंड एंड द स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल। सिंपल सी बात है, वोल्टेज, योर लाइगेंड एंड द स्ट्रेच। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली, वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हुआ, वोल्टेज, जब भी वोल्टेज आएगा आपकी बॉडी के अंदर, वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, यस, इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। यू ऑल नो दैट जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो वहां पर वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इस चीज को कौन यूज करता है, सोडियम। सो व्हाट इज द एग्जांपल हु यूजेस वोल्टेज गेटेड चैनल, यूर सोडियम। सोडियम जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है नर्व्स के अंदर तो कौन से मीडियम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करता है, वाया द वोल्टेज गेटेड चैनल्स। नेक्स्ट इज लाइगेंड। लाइगेंड क्या होता है, बेसिकली एक टाइप का केमिकल होता है। बेसिकली इससे क्या होता है, आपका सब्सटेंस एडअप होता है और उसके बाद में ये रिलीज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है निकोटीन। निकोटीन ऑन द एसीएच रिसेप्टर। जब अपन यूज करते हैं निकोटीन को तो ये कहाँ पे बाइंड करता है, एसीएच रिसेप्टर पे बाइंड करता है, और ये एक्शन कहाँ पे रिलीज करता है, सेल के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ, जब निकोटीन आया, एसीएच के ऊपर बाइंड किया और अंदर जो सब्सटेंस का जो एक्शन था वो स्टार्ट हो गया, तो ये कौन सा एक्शन हुआ, लाइगेंड बेस्ड है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है निकोटीन व्हेन बाइंडिंग टू द एसीएच रिसेप्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर की। स्ट्रेच रिसेप्टर चैनल कौन से होते हैं, या फिर स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल कौन से होते हैं, ऐसे चैनल्स जब कभी स्ट्रेच आए सेल के ऊपर या फिर चैनल के ऊपर, कभी स्ट्रेस आया या फिर कोई मैकेनिकल फोर्स आया इसके ऊपर, या फिर कभी भी कोई सेंसेशन आया, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा। ठीक है, इसकी थ्योरी से ज़्यादा इसका एग्जांपल देते हैं आपको समझ में आ जाएगा इसकी थ्योरी क्या है बेसिकली। ठीक है, तो स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इट इज ऑन द इनर ईयर हेयर सेल्स। कहाँ पर, आपने इनर ईयर हेयर सेल्स के बारे में सुना होगा। हेयर सेल्स कहाँ पे होते हैं, आपके कान के अंदर होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब भी अपन ईएनटी पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली इन द स्टार्टिंग या फिर मिड वीक ऑफ द अक्टूबर, उस टाइम पे आपके ईएनटी के वीडियोस आ जाएंगे। उस टाइम पे अपन बात करेंगे, जब भी अपन ईएनटी पे बात करेंगे ईयर की, तो उसके अंदर जब भी अपन आवाज़ सुनते हैं तो एक वाइब्रेशन आती है, उसकी वजह से क्या, जो हेयर सेल्स है वो मूव करते हैं, और जब ये हेयर सेल्स मूव करते हैं तो उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू गया, स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल, जो कि फैसिलिटेटेड चैनल मीडिएटेड का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, इनर ईयर हेयर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन क्या है, इट यूज एटीपी। ठीक है, जब भी ये ट्रांसपोर्ट यूज करेगा दिस विल यूज एटीपी। ठीक है, एटीपी यूज करेगा। प्राइमरी जो होता है वो जीटीपी यूज करता है, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, और जो सेकेंडरी होता है वो आपका एटीपी यूज करता है। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच का। लेकिन कुछ और बातें हैं जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी अलग है कंपेयरिंग टू द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी, दिस यूजेस एनर्जी। प्राइमरी एक्टिव जो होता है दिस यूजेस एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। जब एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है, जो डायरेक्ट एटीपी जनरेट होती है, जो कि जीटीपी होती है, उसको यूज करता है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जीटीपी इज गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने डिफ्यूजन पढ़ा था, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर ये एनर्जी तो यूज कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये सब्सटेंस को कैसे मूव करेगा, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स है उसको भेजता है, तो इसके लिए इसको एटीपी रिक्वायर्ड होती है। ये हो गया आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है अपन को, दिस यूजेस एनर्जी विच इज स्टोर्ड
in form of concentration gradient. जो भी एनर्जी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फॉर्म में स्टोर्ड है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट उस एनर्जी को यूज करता है, इसलिए प्राइमरी से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ कंसंट्रेशन। रेट ऑफ कंसंट्रेशन हमेशा यूज होता है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बीच में। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे तो क्या है, बेसिकली देयर इज अ रेट, देयर इज अ रेट जिसको अपन ने किससे डिनोट किया है, जे के फॉर्म से। एंड जो वाई एक्सिस है बेसिकली, यहाँ पर अपन ने क्या यूज़ किया बेसिकली, सबस्ट्रेक्ट, जो अपन ने सबस्ट्रेंट यूज़ किया है, सबस्ट्रेंट उसका कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ने ग्राफ प्लॉट किया है फ्रॉम रेट एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन। देखो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, जब भी कभी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, चीज़ें अपने आप चली जाएगी, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोटीन, देर इज नॉट नथिंग रिक्वायरमेंट एज ए लाइक एटीपी, ना इसको एटीपी चाहिए, ना कोई कोरियर प्रोटीन चाहिए, ना कोई चैनल प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, इट्स ये अपना बादशाह, ये अपने राइट का बादशाह है, इसको जितना चाहिए यूज़ कर सकता है, इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ना इसको एटीपी चाहिए तो ये ना एटीपी का मोहताज है, ना इसको कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए, ना ये कैरियर प्रोटीन का मोहताज है, ना किसी प्रोटीन का मोहताज है, और ना इसको कोई चैनल चाहिए। इस फ्री अगर हाई कंसंट्रेशन होगा तो सिंपली लो कंसंट्रेशन होगा। तो ये बेसिकली कैसा आएगा, एकदम स्टडी ग्राफ आएगा इसका। तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ सिंपल डिफ्यूजन, देर इज नो सेचुरेशन, नो सेचुरेशन, बिकॉज सेचुरेशन कहाँ पे आएगा, अगर प्रोटीन खत्म हो गए सेचुरेशन आ जाएगा, अगर एटीपी खत्म हो गई सेचुरेशन आ जाएगा। बट सिंपल डिफ्यूजन में तो ना एटीपी चाहिए, ना प्रोटीन चाहिए, ना चैनल चाहिए, तो देर इज नो सेचुरेशन। तो ग्राफ भी कैसा आएगा, एकदम स्टडी ग्राफ आएगा बेसिकली। ठीक है, बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थोड़ा सा अलग है सिंपल डिफ्यूजन से। देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो टाइप से काम कर रहा है, या तो कैरियर प्रोटीन से काम कर रहा है या चैनल प्रोटीन से काम कर रहा है। इन दोनों कंडीशन में स्टार्टिंग का ग्राफ तो एकदम स्टडी चलेगा इस टाइप से, स्टार्टिंग का ग्राफ तो एकदम स्टडी चलेगा जस्ट लाइक अ सिंपल डिफ्यूजन ग्राफ। बट एक टाइम आएगा, इसको अपन बोलते हैं टी मैक्स, एक टाइम आएगा टाइम मैक्स जहां पर प्रोटीन्स या चैनल्स दोनों में से कोई एक यूज कर रहा होगा, तो प्रोटीन्स या चैनल जब भी खत्म हो गए, सेचुरेट हो गए, तो उस कंडीशन पे देर इज शो अ प्लेट्यू, देर इज अ प्लेट्यू। ये प्लेट्यू क्यों है, बिकॉज ऑफ द सेचुरेशन, बिकॉज ऑफ द सेचुरेशन। The facilitated diffusion shows a plateau when the protein and channels are saturated। ठीक है, बट सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट शो एनी सेचुरेशन। ठीक है, और जो सिंपल डिफ्यूजन है, जो सिंपल डिफ्यूजन है, इसको इसका जो रेट होता है बेसिकली, रेट फॉर सिंपल डिफ्यूजन, इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वी डू नॉट नो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आपको नाम पता होना चाहिए। इसको अपन बोलते हैं फिक्स लो। क्या बोलते हैं, फिक्स लो, इट्स अ फिक्स लो। फिक्स लो का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, देयर इज अ डिफ्यूजन कांस्टेंट। फिक्स लो देख लेते हैं अपन, ये रेट है, किसकी रेट है, सिंपल डिफ्यूजन की, ये फिक्स लो पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय फिक्स लो, अगर अपन रेट की बात की जाए तो इट इज योर डिफ्यूजन कांस्टेंट। डिफ्यूजन कांस्टेंट को अपन लिखेंगे डी से। व्हाट इज डी, डिफ्यूजन कांस्टेंट, इट इज मल्टीप्लाइड बाय ए। व्हाट डू यू मीन बाय ए, दिस इज ए इज सरफेस एरिया, जो भी पर्टिकुलर एरिया है, सरफेस एरिया जहां से डिफ्यूजन हो रहा है उसका एरिया बेसिकली। ठीक है, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा सी। व्हाट डू यू मीन बाय सी, सी इज concentration basically। ठीक है, so basically D for your diffusion basically, A for area and C for concentration gradient। ठीक है, it is divided by x। x क्या होता है बेसिकली, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन कितनी थिक है। अगर मेम्ब्रेन ज़्यादा थिक है तो डिफ्यूजन में होने में टाइम लगेगा, अगर मेम्ब्रेन थिन है तो डिफ्यूजन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा लो है आपका, फिक्स लो है। फिक्स लो इज इंपॉर्टेंट, फिक्स लो इज स्पेशल फॉर द रेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन SGLT और GLUT ग्लट की। ठीक है, आपने सुन रखा होगा SGLT ग्लट्स। SGLT की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय SGLT, SGLT इज योर सोडियम ग्लूकोज लाइक ट्रांसपोर्टर, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज लाइक ट्रांसपोर्टर को अपन को ट्रांसपोर्टर बोल देते हैं। ठीक है, को ट्रांसपोर्टर मतलब ये एक साथ किस चीज को ले जा रहा है, सोडियम और ग्लूकोज दोनों को ले जा रहा है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्लट्स, ग्लट इज यार ग्लूकोज लाइक ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये सिर्फ किसको ले जा रहा है, ग्लूकोज को। ठीक है, तो ग्लूकोज लाइक ट्रांसपोर्टर या फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोल दो इसको, है ना, ग्लूकोज
ट्रांसपोर्टर दोनों अलग अलग हैं। एक होता है जो सोडियम और ग्लूकोज दोनों को ले जाए, एक होता है सिर्फ ग्लूकोज को ले जाए। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ले जाने के लिए एटीपी यूज होती है, ग्लूकोज को ले जाने के लिए कोई एटीपी यूज नहीं होती है। सो एसजीएलटी, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एसजीएलटी विच वी हैव टू नो। सबसे पहला जो एसजीएलटी होता है, फर्स्ट वन जो एसजीएलटी 1 होता है, दिस प्रेजेंट ऑन पीएसटी, दिस फाइंड ऑन किडनीज। ठीक है, किडनीज, किडनी के अंदर पीएसटी। पीएसटी, व्हाट डू यू मीन बाय पीएसटी? प्रोक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। ये कहाँ पे मिलते हैं? किडनी के अंदर। दिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 10%, दिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 10% एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पर जो 10% एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम द प्रोक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, जो कि कौन सा ट्रांसपोर्टर यूज करता है? SGLT1। जो SGLT2 होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यूज्ड बाय योर किडनी PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं बेसिकली, ये कौन सा यूज करते हैं? SGLT2। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप हाईलाइट मार दो। SGLT2 जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ और है जो कि अपन बात कर रहे हैं। PCT यहाँ पर ये यूज करता है 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन, 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, 90% एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड बाय SGLT2 एंड द अदर वन इज SGLT3। SGLT3 बाकी जितनी भी जगह है, SGLT3 जो है बाकी जितनी भी जगह है वहां पर यूज होता है, जैसे कि आपका स्केलेटल मसल्स हो गए, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में कौन सा SGLT होता है? 3 वाला होता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी ग्लूकोज सेंसर होता है, जहाँ से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है, वहाँ पे कौन सा चैनल होता है? बेसिकली SGLT3 होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गया, ये सब के अंदर SGLT3 होता है। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल्स ऑफ योर SGLT जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर ग्लट्स। ग्लट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देन SGLT। SGLT में सिर्फ SGLT2 इंपॉर्टेंट है। ग्लट 1 जो होता है बेसिकली, ग्लट 1 दिस, ये सब जगह होता है। कहाँ कहाँ? RBC में हो गया, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड ब्रेन बैरियर भी कौन? ग्लट 1 से बनता है। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा। ठीक है, जो मदर के अंदर प्लेसेंटा होती है बेसिकली, जो कि बच्चे से फीटस से कनेक्टेड होती है, वो प्लेसेंटा भी किसका बना हुआ है? उस प्लेसेंटा के अंदर जो ट्रांसपोर्टर होता है वो कौन सा होता है? ग्लट 1 होता है। ठीक है, प्लेसेंटा हो गया एंड नेक्स्ट वन इज स्क्लेरा। स्क्लेरा थोड़ा सा अलग होगा, जो आपने नहीं सुन रखा होगा। स्क्लेरा थोड़ा सा एग्जाम्पल है ग्लट 1 का। स्क्लेरा आजकल इंपॉर्टेंट हो गया जब से ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एग्जाम्स में आ रहा है। आपने सुना होगा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, आप आगे जब क्लिनिकल केसेस पढ़ोगे उसके अंदर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा आएगा, उसके अंदर अपन को ब्लू स्क्लेरा देखने को मिलता है। और उसमें जो ग्लट 1 होता है वो डिफेक्टिव होता है बेसिकली, जो कोलेजन 1 होता है वो डिफेक्टिव होता है। इसकी वजह से अपन को क्या देखने को मिलता है? द डिपोजिशन इन द स्क्लेरा बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्लट 2। ये ग्लट 2 जो होता है, जो आपके पेनक्रियास जो ग्लूकोज बनाते हैं, यस, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास जो होता है वहां पर ग्लट 2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज लिवर। लिवर के अंदर भी कौन सा ग्लट प्रेजेंट होता है? ग्लट 2 प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट इज इंटेस्टाइनल। जो इंटेस्टाइन के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स, वहां पर भी कौन सा ग्लट प्रेजेंट है? आपका ग्लट 2। और साथ ही साथ बेसोलेटरल साइड ऑफ द PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का बेसोलेटरल साइड, मतलब जो बाहर वाला साइड से, ठीक है, जो ट्यूब्यूल्स के बाहर वाला साइड से, उसको अंदर ग्लट 2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्लट 3। ग्लट 3 प्रेजेंट होता है WBC के अंदर, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं। ठीक है, RBCs के अंदर ग्लट 1 प्रेजेंट होता है, WBCs के अंदर ग्लट 3 प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स। जितने भी न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन है, न्यूरोनल मेम्ब्रेन, वहां पर कौन सा ग्लट प्रेजेंट होता है? न्यूरोनल मेम्ब्रेन के अंदर आपका प्रेजेंट होता है ग्लट 3। नेक्स्ट इज ग्लट 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं स्टार मार देता हूँ वापिस से। ग्लट 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर इंसुलिन सेंसिटिव ग्लट। कौन सा? इंसुलिन सेंसिटिव ग्लट। जो ग्लट होता है जिस इंसुलिन के टाइम पे, जब इंसुलिन होगा बॉडी के अंदर तो ये ग्लट काम करेगा, वो कौन सा ग्लट होता है? ग्लट 4। दिस इज इंसुलिन रेस्पॉन्सिव ग्लट। दिस इज फाउंड एट वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स and adipose tissues, adipose tissue। ठीक है, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। इससे एक कोरिलेशन देख लो, आपने सुना होगा PCOS। ठीक है, एक क्लिनिकल रिलेशन है PCOS ऑब्सगाइनी का। उस कंडीशन में क्या होता है? अ फीमेल बॉडी हैव अ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जो ओवरीज होते हैं, ओवरीज तक
शुगर नहीं पहुंचता, ग्लूकोज नहीं पहुंचता है। कैसे नहीं पहुंचेगा? बिकॉज जो ग्लट्स होते हैं बीच में, जो कि GLUT4 है, जो कि इंसुलिन सेंसिटिव होता है, वो यहाँ पर ग्लूकोज ही नहीं लाएगा। अगर ग्लूकोज नहीं लाएगा तो जो ओवरीज होता है, एक डोमिनेंट फॉलिकल बनता है बेसिकली, ठीक है। वो डोमिनेंट फॉलिकल बनेगा नहीं। अगर वो डोमिनेंट फॉलिकल बनेगा नहीं तो पेशेंट को या फिर गर्ल को आगे पीरियड नहीं आने वाला, ठीक है। तो वो क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज बीच में जो ग्लट है, GLUT4, जो कि इंसुलिन के काम करता है, इंसुलिन के प्रेजेंस के में काम करता है, ड्यू टू PCOS वो चैनल काम नहीं कर रहा। और जो ग्लूकोज है वो ओवरीज में जो फॉलिकल्स है वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, इसलिए जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो बन नहीं पाता, इसलिए सारे सारे फॉलिकल्स स्मॉल हो जाते हैं। और फिर अपन को एक्सरे में क्या देखने को मिलता है? चैन ऑफ लेग अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें अपन को देखने को मिलेगी, आगे रिलेशंस में अपन बात करेंगे। पर अब जब भी मेडिकल पढ़ो, यू हैव टू स्टडी विद योर कोरिलेशंस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज GLUT5। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। GLUT5 इज प्रेजेंट एट अ फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर। जहां पे भी फ्रक्टोस अपन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, वहां पे कौन सा ग्लट यूज होता है? GLUT5, ठीक है। और साथ ही साथ अपन ने यहां पर बात की थी ऑन द GLUT2 दैट द बेसोलेटरल साइड ऑफ द PCT, वहां पर कौन सा GLUT2 प्रेजेंट होता है? तो जो अंदर वाली साइड है बेसिकली, दिस इज योर ल्यूमिनल साइड। ल्यूमिनल साइड पे कौन सा प्रेजेंट होता है? GLUT5 प्रेजेंट होता है। बेसोलेटरल साइड पे GLUT2 होता है, ठीक है। बी इज योर सेकंड लेटर, तो बेसोलेटरल साइड पे सेकंड वाला ग्लट होगा, ठीक है। लेकिन जो ल्यूमिनल साइड होता है बेसिकली, वहां पर कौन सा होता है? GLUT5, ठीक है। इंटेस्टाइन के बेसोलेटरल साइड और इंटेस्टाइन का ल्यूमिनल साइड, PCT का बेसोलेटरल साइड और PCT का ल्यूमिनल साइड। नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट PYQs हैं। दिस आर योर इंपॉर्टेंट PYQs जो कि पूछे गए हैं इसी पर्टिकुलर एरिया से। तो इंसुलिन रेस्पॉन्सिव ग्लट, जो कि अपन ने पहले ही बात कर ली थी, विच आर दिस इज योर GLUT4। और एक और होता है 12। ये 12 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इससे याद रख लेंगे अपन कि PYQ है। अगर आगे खींचना चाहेगा इस PYQ को तो 12 अगर पूछ ले तो, बाकी अपन को याद करता रखना है GLUT4। नेक्स्ट इज फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर, अभी अपन ने बात की थी GLUT5। फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर आर योर GLUT5। और एक ग्लट और होता है GLUT11। 11 आल्सो एक्ट एज ए फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो 5 और 11, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 5 है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लासेंटा। अपन ने प्लासेंटा पे पहले ही बात कर ली थी, कौन सा ग्लट यूज होता है? GLUT1, ठीक है। और यहाँ पर लिख भी रखा है अपन ने, प्लासेंटा के ऊपर कौन सा ग्लट यूज होता है? GLUT5। ये भी PYQ क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लट्स इन CNS। अपन ने CNS की बात की थी, इसमें से सिर्फ एक याद है अपन को, ब्लड ब्रेन बैरियर वाला, क्योंकि ये अपन ने पढ़ा है। ब्लड ब्रेन बैरियर पे कौन सा था? GLUT1, ठीक है। ये अपन ने बात की थी, ये रहा। ब्लड ब्रेन बैरियर पे कौन सा ग्लट यूज होता है? फर्स्ट वाला, ठीक है। लेकिन कुछ और हैं, जैसे कि एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स पे यूज होता है GLUT5, फ्रक्टोज वाला ग्लट जो होता है, वही कहाँ पे प्रेजेंट होता है? CNS में जो एस्ट्रोसाइट्स है वो। एक ग्लट और है, जो न्यूरॉन्स होते हैं CNS के अंदर, जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वहां पर जो ग्लट प्रेजेंट है वो कौन सा होता है? 3। नेक्स्ट इज इंसुलिन रेस्पॉन्सिव ग्लट, कौन सा होता है? 4। लेकिन इट इज यूज्ड इन ब्लास्टोसिस्ट। इंसुलिन रेस्पॉन्सिव ग्लट विच इज प्रेजेंट इन ब्लास्टोसिस्ट। देखो ब्लास्ट थोड़ा थोड़ा 8 जैसा दिखता है आपको, ये ब्लास्ट थोड़ा थोड़ा 8 जैसा दिखता है आपको। सो इट इज यूज्ड बाय GLUT8, ठीक है। सो दिस आर यूज्ड बाय GLUT8। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशन। इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो आजकल बहुत फेमस और ट्रेंडिंग टॉपिक है एग्जामिनेशन का, चाहे वो FMG हो, चाहे वो नीट PG हो, कोई भी हो, इसमें इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो इसका बात है SGLT2। अपन ने SGLT2 बात की थी, ये रही SGLT2, ठीक है। मैंने इधर स्टार भी मार रखा है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बता देता हूँ आपको। ये जो SGLT2 है, आपको पता है एक बीमारी जिसको अपन बोलते हैं डायबिटिस मेलिटस। इसके अंदर क्या होता है? डायबिटिस मेलिटस के अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। साथ ही साथ इफ पेशेंट हैव अ डायबिटिस मेलिटस विद हार्ट प्रॉब्लम्स कब होगी? जब मेरी कैपिलरीज, जब मेरे ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, मेरा हार्ट अच्छे से उसको पंप नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। तो व्हेन आई हैव अ हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, माय पेशेंट हैव अ हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, मतलब पेशेंट को डायबिटिस मेलिटस है और हाई लेवल ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। तो इस कंडीशन में मेरे को इसको ट्रीट कैसे करना पड़ेगा? आई हैव टू ट्रीट ग्लूकोज को, एक तो कम करना पड़ेगा, आई हैव टू डिक्रीज डाउन द ग्लूकोज, और मुझे फ्लूइड भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी में से फ्लूइड भी कम करना पड़ेगा। ग्लूकोज को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? बॉडी में से ग्लूकोज को निकालूंगा, सिंपल ग्लूकोज को निकालूंगा। फ्लूइड को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? बॉडी के अंदर से मैं सोडियम को निकालूंगा, क्योंकि आपको पता है जहां जहां सोडियम जाएगा वाटर इसको फॉलो करते करते बाहर निकल जाएगा,
ठीक है। जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा, अपन ने वैसे भी इससे पहले जब अपन ने डेरोनेट डायग्राम की बात की थी उसमें अपन ने बात किया था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब भी सोडियम जहाँ जहाँ जाएगा वाटर उसके पीछे पीछे जाएगा, बिकॉज वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन। तो सोडियम जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाएगा वाटर उसके पीछे पीछे चला जाएगा, ठीक है। सो फ्लूइड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सोडियम को बाहर निकाल दूंगा। और अपन ने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर पढ़ा था दैट SgLt जो होता है बेसिकली, ये SgLt2 है। SgLt जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, सोडियम और ग्लूकोज दोनों को साथ में ले जाता है। और इस कंडीशन में मेरे को भी क्या करना है, मेरे को सोडियम और ग्लूकोज दोनों को एक साथ बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि मेरे को पेशेंट को ट्रीट करना है, बिकॉज माई पेशेंट इज डायबिटिक मेलाइटस एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो SgLt2 चैनल्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, PCT के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मेरा SgLt2 कहाँ प्रेजेंट है, PCT में प्रेजेंट है। ये रहा PCT, ये क्या है PCT। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो SgLt2 है बेसिकली इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। सो SgLt2 इज ब्लॉक्ड। अब अगर मैंने SgLt2 ब्लॉक कर दिया तो अब बॉडी में क्या होगा, बेसिकली ये जो ग्लूकोज और सोडियम है जो बॉडी में एब्जॉर्ब होने चाहिए थे, ये क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होंगे बल्कि यूरिन में चले जाएंगे, ठीक है। ग्लूकोज एंड सोडियम दोनों कहाँ चले जाएंगे, यूरिन में चले जाएंगे बेसिकली, ठीक है। जो मैं चाहता था, मेरी बॉडी से ग्लूकोज चला गया, मेरी बॉडी से सोडियम चला गया। सोडियम क्यों निकाला मैंने, बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज यू नो जहाँ जहाँ सोडियम जाता है वाटर उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो यूरिन में ग्लूकोज हो गया और सोडियम आ गया, मतलब वाटर आ गया। तो अब इस यूरिन की क्वालिटी कैसी होगी, इस यूरिन के अंदर क्या है, देर इज हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। ये यूरिन का अमाउंट ज़्यादा कहाँ पे है, ग्लूकोज के अंदर। मेरी बॉडी से तो ग्लूकोज बाहर निकल गया, लेकिन कहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, यूरिन में ज़्यादा आ रहा है। दूसरा, देर इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन का जो लेवल है, जैसे एक आदमी दिन में 1 लीटर यूरिन निकालता था, लेकिन अब कितना निकालेगा, 1.5 लीटर या 2 लीटर, क्योंकि अमाउंट ऑफ द वाटर इज इंक्रीज बाय माई ड्रग। कौन सी ड्रग, SgLt2 ब्लॉकर, ठीक है। तो इसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ गया और यूरिन बढ़ गया। दो कंडीशन, यूरिन बढ़ा, बॉडी के अंदर से पानी कम हो गया, मेरी हार्ट प्रॉब्लम सही हो गई। ग्लूकोज बाहर गया, यूरिन के अंदर आ गया, तो जो डायबिटीज मेलाइटस है वो ठीक हो गया। लेकिन इससे खतरा है, ये जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, आपको पता है जब भी कहीं पे ज़्यादा ग्लूकोज होगा बैक्टीरिया अट्रैक्ट होंगे। तो दिस बैक्टीरिया विल कम टू दिस एंड दिस विल कॉज UTIs। व्हाट डू यू मीन बाय UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बिकॉज यूरिनरी ट्रैक्ट में ज़्यादातर क्या है, ग्लूकोज है। पूरी बॉडी का ग्लूकोज कहाँ पे, अभी यूरिनरी ट्रैक्ट में। और बैक्टीरिया किससे अट्रैक्ट होते हैं, ग्लूकोज से। तो UTI इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग, ठीक है। तो ये SgLt2 के एग्जाम्पल ऑफ दिस ड्रग, एनी ड्रग। तो ऐसे ड्रग्स जो कि ये चीजें कर रही है, SgLt2 इनिबिटर्स, दिस आर योर ग्लिफ्लोजिन्स, ठीक है। इसके आगे आप कोई भी ग्लिफ्लोजिन्स लगा सकते हो, ठीक है। डापाग्लिफ्लोजिन, लेनाग्लिफ्लोजिन, बहुत सारे ग्लिफ्लोजिन्स है जो कि मार्केट में आजकल चलते हैं, ठीक है। तो ग्लिफ्लोजिन्स को अपन याद भी कैसे करते हैं, एक स्मॉल ट्रिक है, ग्लूकोज फ्लोज इन यूरिन, इट इज योर ग्लिफ्लोजिन्स, ठीक है। ग्लूकोज फ्लोज इन यूरिन, डापाग्लिफ्लोजिन हो गया, ठीक है, लेनाग्लिफ्लोजिन हो गया, सिटाग्लिफ्लोजिन हो गया, बहुत सारे ग्लिफ्लोजिन्स है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। एंड दिस आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, दिस ग्लिफ्लोजिन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, टाइप 2, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, और हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट कंडीशंस, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये एक छोटा सा क्लिनिकल कोरिलेशंस था SgLt2 और एक ड्रग का जिसका नाम है, ये थोड़ा कोरिलेशन था फिजियोफार्मा का, ठीक है। फिजियोफार्मा हमेशा अच्छे से पूछी जाती है हर बार एग्जाम में, तो मुझे लगा SgLt2 इनिबिटर्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको एडप्ट कर दिया SgLt और GLT के अंदर बेसिकली, ठीक है। सो इसके अंदर एग्जांपल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स को आप एक बार फिर से देख लेना, आपकी वर्कबुक के अंदर बहुत डिटेल में दे रखा है। ये जो SgLt2 इनिबिटर्स वाला है वो आपकी वर्कबुक में नहीं होगा, सो आप इधर से कॉपी कर लेना, बाकी सब कुछ आपके वर्कबुक के अंदर दे रखा है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस। आगे मिलते हैं 5th एपिसोड के अंदर। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू पास योर एग्जामिनेशन टू गेट योर ड्रीम रैंक, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहेंगे, आगे ऐसे ही बातें करते रहेंगे और बने रहिए। लास्ट में अपन क्या करेंगे, एट द नियरेस्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, चाहे वो PG हो चाहे वो FMG हो, आई विल आल्सो अपलोड वन रैपिड रिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी, जिसके अंदर अपन स्टार्ट टू एंड पूरी फिजियोलॉजी वन शॉट में क्लियर कर लेंगे। ये जो वीडियो होगा वो ज़्यादातर 5-10 घंटे का होगा, बट you also have to follow main videos, because if you have a
if you have a dream branch and you want your passing certificate, you have to know your basic concepts, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो ट्रिक्स होती है, जो मेमोरीज होती है, जो क्लीन चिट होते हैं, बेसिकली वो एग्जाम्स में याद नहीं आते. इफ़ यू हैव अ बेसिक मेमोरी, बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्जाम में आपको फट से याद आ जाएगा बेसिकली. ठीक है, मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर टू मेक अ बेटर डॉक्टर. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.